हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज ऑफ पोटैटो के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 32 में हम सबसे पहले बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में पोटैटो का जो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है हॉलो हर्ट। हॉलो हर्ट जो है इसके मेजर कारण क्या हैं? एक तो इसका मेजर कारण है रैपिड ग्रोथ। दूसरा, जब ट्यूबर्स जो हैं ओवर साइज हो जाते हैं तो उस तरह के ट्यूबर्स एम्प्टी हो जाएंगे बीच में से, यानी कि सेल जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा ट्यूबर्स का, और जिसकी वजह से कैविटी की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह के ट्यूबर्स जनरली पिथी ट्यूबर्स रहते हैं, यानी कि बिल्कुल ही जो ट्यूबर्स हैं वो टुवर्ड्स द डेथ मूव करेंगे। तो ट्यूबर्स में स्पेसिफिकली क्रैक्स और हॉलोनेस जनरली देखी जाती है। जितने भी हॉलो हर्ट टाइप के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रहेगा ट्यूबर में, तो इसे अवॉइड कर सकते हैं हम ओवर फर्टिलाइजेशन से। स्पेसिफिकली नाइट्रोजन को जब हम ओवरडोज दे रहे हैं तो उससे हॉलो हर्ट की प्रॉब्लम देखी जाती है। देन दूसरा इसका मैनेजमेंट रहेगी। अगर हम सॉइल में मॉइस्चर जो है उसे ऑप्टिमम मेंटेन करके रख रहे हैं तब भी हम हॉलो हर्ट को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ब्लैक हर्ट। तो ब्लैक हर्ट जो है वो स्टोरेज की कंडीशंस में जनरली पाया जाता है, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब इसकी जो पोटैटो की ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर और एक्सेस ऑफ मॉइस्चर की वजह से जो टेम्परेचर है और जो मॉइस्चर है प्लस जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कॉज कर रहा है ब्लैकनिंग ऑफ टिश्यूज़ की, यानी कि अंदर के जो टिश्यूज़ हैं ट्यूबर के वो ब्लैक हो जाएंगे फ्रॉम द सेंटर। देन ट्यूबर्स जो है अफेक्ट हो जाएंगे इस तरह से एंड डिके। तो ट्यूबर्स जो है बिल्कुल भी मार्केटिंग पर्पस से सही नहीं रहेंगे। तो मैनेजमेंट कैसे की जाए ब्लैक हर्ट की? प्रॉपर प्रोवाइड द वेंटिलेशन, यानी कि स्टोरेज में जब भी आप पोटैटो को स्टोर कर रहे हैं तो वेंटिलेशन को प्रोवाइड कीजिए। सेकेंडली, कीप द पोटैटो ट्यूबर्स इन लेयर्स एंड डू नॉट स्टोर द ट्यूबर्स इन द हीप, यानी कि हीप की फॉर्म में आपको ट्यूबर्स को स्टोर नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट स्टैक देम इन द लेयर्स। थर्ड जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग जनरली एक फैक्टर सोलेनिन की वजह से एसोसिएट रहता है, और सोलेनिन एक ग्लाइकोएल्केलॉइड है। ग्लाइकोएल्केलॉइड की जब प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से ग्रीनिंग कॉज होती है। सेकंड जो इसका कारण है वो है मैकेनिकल इंजरी। देन प्री मैच्योर अगर आप पोटैटो को हार्वेस्ट कर रहे हैं तब भी ग्रीनिंग पाई जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉज है वो है एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सपोजर ऑफ ट्यूबर्स टुवर्ड्स द सनलाइट, यानी कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी ट्यूबर्स में, या फिर आप ट्यूबर्स को एक्सपोज करके रखेंगे सन टुवर्ड्स द सन फेस, तो ग्रीनिंग देखी जाती है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा अर्थिंग अप ऑफ द ट्यूबर्स एज द ट्यूबराइजेशन टेक प्लेस, यानी कि जैसे ही ट्यूबराइजेशन होने लग जाए वैसे ही आपको ट्यूबर्स को अर्थ अप करना है, यानी कि मिट्टी के साथ ढक देना है। नेक्स्ट जो इसके रहता है मैनेजमेंट वो है स्टोरिंग ऑफ ट्यूबर्स इन अ डार्कनेस आफ्टर डिगिंग अप, यानी कि जब आप हार्वेस्ट करते हैं ट्यूबर्स को तब आपको जो ट्यूबर्स हैं उन्हें हार्वेस्ट करने के बाद स्टोरेज में ये डार्क कंडीशंस में रखना पड़ेगा। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ट्रांसलूसेंट एंड। तो ट्रांसलूसेंट एंड जो है ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से रहता है, और दो तरह के स्ट्रेस रहेंगे, ड्राउट और हीट, यानी कि इन दो स्ट्रेस की वजह से ट्रांसलूसेंट एंड पोटैटो में देखने को पाया जाता है। तो इस तरह से ट्रांसलूसेंट एंड की जो पिक्चर्स हैं आप देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड जो है ट्यूबर का वो इफेक्ट होगा और ग्लॉसी अपीयरेंस पाई जाएगी ट्यूबर्स में अलोंग विद द इरेगुलर शेप, और इस तरह के ट्यूबर्स जनरली डिके हो जाते हैं ड्यूरिंग द स्टोरेज। एंड जो ग्लॉसी एरिया रहेगा ट्यूबर्स का वहाँ पर ज़्यादा शुगर का कंटेंट होगा प्लस लो सॉल्युबल सॉलिड्स रहेंगे जो कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स रहते हैं। तो कैसे मैनेज किया जाए ट्रांसलूसेंट एंड को? सबसे पहले अवॉइड द एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन सप्लाई और लगभग 50% मॉइस्चर फील्ड में मेंटेन रखना पड़ेगा। देन नॉबीनेस यानी कि अनइवन ग्रोथ
आप देख सकते हैं ट्यूबर सेल्स की और टिश्यूज की। इसका मेजर कारण है अनइवन वाटरिंग, दूसरा हैवी इरिगेशन आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई स्पेल, तो जिसकी वजह से फास्ट ग्रोथ हो जाएगी किसी सेल की, तो वहां से वो नॉब की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मेजर कारण है फ्रीक्वेंट एंड ऑप्टिमम इरिगेशन। नेक्स्ट है क्रैकिंग। क्रैकिंग जनरली बोरोन की डेफिशिएंसी से या अनइवन वाटर सप्लाई की वजह से रहता है। Here you can see in the picture regarding the cracking. अगर इसको मैनेज करना है तो एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स लगभग 20 kg पर हेक्टेयर या फिर फ्रीक्वेंट और ऑप्टिमम इरिगेशन सप्लाई कर सकते हैं क्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है सनस्कैल्ड। तो सनस्कैल्ड यानी कि हाई टेम्परेचर और मोर सनशाइन में सनस्कैल्ड पाया जाता है। तो जितने भी अमर्जिंग ट्यूबर्स रहेंगे और लीफलेट्स रहेंगी पोटैटोज की वो इफेक्ट होगी और टिप बर्निंग पाई जाएगी। तो इसे अवॉइड करने के लिए वाटर को पास करना पड़ेगा, यानी कि इरिगेशन को प्रॉपर रखना पड़ेगा थ्रू द फरो, सो दैट कि सॉइल का जो टेम्परेचर है उसे लोअर डाउन किया जा सके। देन ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट यानी कि इंटरनल ब्लैकनिंग हो जाएगी और ब्राउनिंग रहेगी पोटैटो ट्यूबर्स की। तो जनरली जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं वो इफेक्ट होंगे, और कैसे इफेक्ट होंगे, जब भी कोई मैकेनिकल इंजरी होती है तो जितने भी फिनोल्स रहेंगे जो ब्लैकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पोटैटो ट्यूबर्स में या ब्राउनिंग के लिए, उसकी वजह से आपको ब्लैक स्पॉट देखने को पाया जाएगा। देन बात करते हैं फ्रीजिंग इंजरी के बारे में। फ्रीजिंग इंजरी यानी कि जब आप ट्यूबर्स को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं हार्वेस्ट करने के बाद, तो इसकी वजह से भी फ्रीजिंग इंजरी पाई जाती है। तो लगभग -1.5 डिग्री सेल्सियस और इससे भी कम टेम्परेचर पे जब हम पोटैटो ट्यूबर्स को स्टोर कर रहे हैं या एक्सपोज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टिश्यूज में डिस्कलरेशन पाई जाएगी इस तरीके से, जो कि अनमार्केटेबल रहेंगे ट्यूबर्स के लिए। तो ट्यूबर्स को जो फ्रीजिंग इंजरी है वो लगभग जो इसका प्रॉक्सिमल एंड रहता है इस एंड पे पाई जाती है। तो हमने अवॉइड करना है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पोटैटोज को। देन स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग एक सीरियस और एक ऑफरली एक प्रॉब्लम पाई जाती है ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशंस। तो इसके लिए मैलिक हाइड्रोजाइड लगभग 1000 से 6000 ppm तक स्प्रे कीजिए अबाउट 2 से 3 वीक तक। और कब स्प्रे करना है? हार्वेस्टिंग से पहले। तो दूसरा केमिकल जो है वो है क्लोरो IPS यानी कि एन टेट्रा क्लोरो आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट एट द रेट ऑफ 0.5% पे आप स्प्रे कर सकते हैं, जो स्प्राउटिंग या इस तरह की ट्यूबर्स में स्प्राउट्स को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है स्वॉलन लेंटिसेल्स। स्वॉलन लेंटिसेल्स यानी कि जब आप ट्यूबर्स को वेट कंडीशंस में फील्ड में एक्सपोज करेंगे तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी स्टोरेज की कंडीशंस में, वाटर की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि वेट कंडीशंस में। तो इसकी वजह से लेंटिसेल्स जो है वो स्वॉलन हो जाएंगे और इस तरह के जो पोटैटो ट्यूबर्स हैं वो अनमार्केटेबल और अनफिट रहते हैं कंजप्शन पर्पज से, क्योंकि इसमें पैथोजन की जो एंट्री है वो ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट एंड पिंक रॉट। तो हमने अवॉइड करनी है वेट कंडीशंस, ओवर वाटरिंग, और इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है वो हार्वेस्टिंग को लो करना है। अवॉइड हार्वेस्टिंग लो स्वैम्पी स्पॉट्स इन द फील्ड, यानी कि इस तरह की फील्ड्स जहाँ पर ज़्यादा वाटर हो उस तरह की फील्ड्स में हमें अवॉइड करनी है हार्वेस्टिंग। अवॉइड द कंडेंसेशन इन स्टोरेज एंड कीप द स्टोरेज वेल वेंटिलेटेड। तो स्टोरेज में हमें प्रॉपर वेंटिलेशन को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट डिजीजेज ऑफ पोटैटो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली और मेजर डिजीज है अर्ली ब्लाइट। तो अर्ली ब्लाइट जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो इसमें कंसंट्रेटेड जो रिंग्स हैं जो आप इस लीफ में देख सकते हैं, ये जो रिंग्स बनेंगे वो ब्राउन से लेके ब्लैक कलर के हो सकते हैं और इसकी वजह से लीव्स हैविली इन्फेस्टेड हो सकती हैं एंड जो लीव का फॉल डाउन है वो भी पॉसिबल रहेगा। देन स्पॉट्स जो हैं स्टेम पे भी देखे जाते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे की जाए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की? सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप डेब्रिस बाय बर्निंग। बर्निंग से हम क्रॉप डेब्रिस को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर केमिकल्स में हम रिडोमिल MZ ब्लाइटॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और
अर्ली ब्लाइट को अवॉइड करने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे कि कुफरी नवीन और कुफरी जीवन का भी उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिजीज है लेट ब्लाइट, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोपथोरा इन्फेस्टान। फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस जो है, इसकी वजह से लोअर लीव्स इन्फेक्ट होते हैं और वाटर सोक्ड सिम्टम पाए जाएंगे लीव्स के मार्जिन के ऊपर। और जनरली जो कॉटनी ग्रोथ है फंगस की वो भी देखी जाती है दोनों साइड के लीव्स पे, जिसकी वजह से ट्यूबर्स में भी इफेक्ट होगा, यानी कि ट्यूबर्स का डिके हो जाएगा। तो मैनेजमेंट कैसे की जाए? यूज ऑफ डिजीज फ्री सीड, सेकेंडली रिडोमिल का अप्लाई किया जाए, देन वेराइटीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूटिलाइज किया जाए जैसे कि कुफरी जवाहर, कुफरी हिमसोना, कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्णिमा एंड कुफरी कंचन। देन ब्राउन रॉट जो है स्यूडोमोनास सोलेनम सीरम की वजह से रहता है। इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनमें विल्टिंग और स्टंटिंग पाई जाती है। सॉइल बॉर्न डिजीज है और मेजरली इन्फेक्टेड ट्यूबर्स जो है, इससे सीड्स के थ्रू जो ट्यूबर्स प्रोड्यूस होंगे वो इन्फेक्ट होंगे। तो मैनेजमेंट कैसे की जाए? सबसे पहले क्रॉप रोटेशन की जाए अलॉन्ग विद द मेज एंड वीट, देन डिजीज फ्री ट्यूबर्स का यूज किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है ब्लैक स्कर्व जो कि राइजोकोटोनिया सोलेनाई की वजह से होती है और इसमें जितनी भी स्प्राउटिंग होगी वो इनहिबिट हो जाएगी इमरजेंस से पहले और एक कैंकर की तरह ग्रोथ पाई जाएगी जो इसका फ्रूट रहता है, यानी कि ट्यूबर रहेगा। और ब्लैक क्रस्ट आप यहाँ देख सकते हैं ट्यूबर के ऊपर, जो एक अगली अपीयरेंस ट्यूबर को प्रोवाइड करेगा। तो मैनेजमेंट कैसे की जाए? जितने भी सीड ट्यूबर्स हैं उन्हें एरिटन और टेफेसन के साथ ट्रीट किया जाए। सेकेंडली ट्यूबर्स को लगभग 5 मिनट के लिए एग्लेल 3 के सॉल्यूशन में रखा जाए या फिर एग्लेल 6 के सॉल्यूशन में एट द रेट ऑफ 0.2% और 0.5%। थर्ड, treatment of seed tubers for 15 minutes in a solution of 0.1% acetic acid along with zinc sulfate। तो इस तरह से भी ट्यूबर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम द ब्लैक स्कर्व डिजीज। इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन या फिर सॉइल ट्रीटमेंट विद ब्रासिकोल एट द रेट ऑफ 20 to 30 kg per hectare। Then here are some management of some common diseases जैसे कि कॉमन स्कैब को हम कंट्रोल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट विद 0.5% एगेलोल 3 for 30 मिनट्स या फिर स्कैब रेजिस्टेंट वेराइटीज को ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट डिजीज है वर्टिसिलियम विल्ट जो कि सॉइल बॉर्न डिजीज है। इसे कंट्रोल करने के लिए डिजीज फ्री सीड रेजिस्टेंट वेराइटीज और क्रॉप लॉन्ग रोटेशंस का यूज किया जाए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज आती है आपकी चारकोल रॉट को हम सरफेस डिसइंफेक्शन कर सकते हैं अलॉन्ग विद सम फंजीसाइड्स के साथ। देन वॉट डिजीज, सॉइल स्टरलाइजेशन या फिर स्टीम के साथ स्टरलाइजेशन की जा सकती है अलॉन्ग विद मर्क्यूरी क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और 5% फॉर्मेलिन के साथ हम वॉट डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज जैसे कि कुफरी ज्योति, कुफरी शेरपा, कुफरी कंचन को भी यूज कर सकते हैं। देन ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रॉट, डिजीज फ्री सीड्स और लॉन्ग क्रॉप रोटेशंस को यूटिलाइज करके ब्लैक लेग और सॉफ्ट रॉट को कंट्रोल किया जा सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट डिजीज है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट को हम डिजीज्ड ट्यूबर्स जितने भी रहेंगे हेल्दी वन से स्टोरेज के कंडीशंस में उन्हें अवॉइड करेंगे या फिर सेपरेट करेंगे और सीड ट्यूबर्स को हम ट्रीट करेंगे अलॉन्ग विद एगालोल 0.5% सॉल्यूशन के साथ। देन वायरल डिजीजेस जिसमें कि लेटेंट मोजाइक वायरस जो कि मैकेनिकली ट्रांसमिट रहता है, तो इसके लिए हम डिजीज फ्री सीड का यूज कर सकते हैं एंड लोकल क्वारंटाइन को भी अप्लाई कर सकते हैं। देन माइल्ड मोजाइक जिसके लिए हम डिजीज फ्री सीड, डिजीज फ्री रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रुगोसा और वेन बेंडिंग मोजाइक वायरस। तो सिमिलरली हम इसी तरह से मैनेजमेंट करेंगे एज दैट ऑफ अदर वायरल डिजीजेस। देन पर्पल टॉप लीफ रॉट जो कि लीफ हॉपर से ट्रांसमिट होती है, तो इसके लिए हम इंसेक्ट वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सम इंसेक्टिसाइड्स। सेकेंडली वी कैन ऑल्सो यूज द सर्टिफाइड सीड्स और द डिजीज फ्री सीड।
देन मैनेजमेंट ऑफ सम माइकोप्लाज्मल डिजीजेस जैसे कि पर्पल टॉप रोल, इसके लिए हम लीफ होपर को कंट्रोल करना पड़ेगा। मार्जिनल फ्लेविसेंस जो कि प्रेवलेंट रहती है नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स में, तो सीड फ्री मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा। विच इज़ वी रूम, जिसके लिए हम डेक्कन प्लेट्यू एरिया को में प्रेवलेंट कर सकते हैं टू सो द सीड ऑफ दीज ट्यूबरस क्रॉप्स एंड वी कैन ऑल्सो यूज द डिजीज फ्री seed material. Then potato phylloidy, use of disease free seed material, root knot nematode and golden knot nematode। तो निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए हम लैंड को फैलो यानी कि उस लैंड को खाली छोड़ देंगे फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड वी कैन ऑल्सो यूज द और फॉलो द क्रॉप रोटेशन। थर्ड, हम निमेटिसाइड्स को यूज कर सकते हैं या फिर सॉइल को निमेटिसाइड्स के साथ इंजेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पोटैटो के बारे में। सबसे पहले हड्डा बिटल जो कि डैमेजिंग स्टेजेस रहेंगी हड्डा बिटल की, ग्रब्स एंड अडल्ट्स। सेकेंड, इन्फेक्टेड पोर्शन जो है वो फोलिएज रहेगा, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम कार्बारिल 0.2% के साथ स्प्रे कर सकते हैं और वी कैन ऑल्सो डस्ट द कार्बारिल एट द रेट ऑफ 5% अलॉन्ग विद 30 kg पर हेक्टेयर। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट है वो है एफिड जो एक सीड प्रोडक्शन के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। माइजस पर्सिका जिसे हम कहते हैं, तो इसकी डैमेजिंग स्टेज रहेगी निम्फ और अडल्ट। जितने भी जो निम्फ है अडल्ट है वो इन्फेक्टेड पोर्शन यानी कि लीव्स और टेंडर शूट्स एज वेल एज स्टेम्स को इफेक्ट करेंगे और ये बहुत सारी वायरल डिजीजेस के ट्रांसमिट होने का भी कारण रहता है। देन कंट्रोल करेंगे मेटासिस्टॉक्स के साथ या फिर डाइमिथियोनेट के साथ। थर्ड इंपॉर्टेंट जो इसका इंसेक्ट पेस्ट है वो है पोटैटो ट्यूबर मॉथ एंड इसकी डैमेजिंग स्टेज रहेगी हियर विल बी द स्टेज दैट इज कैटरपिलर। तो कंट्रोल करेंगे हम बाय यूजिंग द मैलाथियन डस्ट और फेरोमोन ट्रैप्स का यूज कर सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो स्प्रे द 2 spray ऑफ मोनोक्रोटोफॉस along with these concentrations. Then leaf hopper में जनरली नीम्स और अडल्ट जो हैं वो डैमेजिंग स्टेज रहते हैं क्रॉप के लिए और इस तरह के जो इंसेक्ट है वो वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए और वायरल डिजीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सो वी कैन यूज द इंसेक्टिसाइड्स टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स और कैटरपिलर्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कट वॉर्म्स रहेंगे कैटरपिलर्स की तरह होंगे और उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय ड्रेंचिंग द सॉइल अलोंग विद द क्लोरपाइरिफॉस। देन दिस इज ऑल अबाउट द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस। सो नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक क्या है? सबसे पहले हमें किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हेल्दी और एक विगरस सीड का होना ज़रूरी रहता है। तो यूज़ ऑफ हेल्दी सीड, या तो उसे हम वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करेंगे उस क्रॉप को, जैसे कि हम पोटैटो के लिए करते हैं कि हम सीड ट्यूबर का यूज़ करते हैं। ट्यूबर का यूज़ जब हम करेंगे तो उसमें से हमें सेम टाइप ऑफ सीड स्टॉक से हमें सेम टाइप ऑफ क्रॉप मिलेगी विदाउट द पीरियोडिक रिप्लेसमेंट्स, तो जिसकी वजह से कुछ डिजीजेस और कुछ वायरल डिजीजेस का होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जितनी भी वायरल डिजीजेस रहेंगी वो हमारे फोलिएज के साथ, रूट्स के साथ कंटेक्ट में रहेंगी और वायरस जो मेजर कारण है वायरल डिजीजेस का वो आपके रहेंगे एफिड वेक्टर। एफिड एक वेक्टर की तरह काम करेंगे जो एक हेल्दी सीड प्लॉट को इफेक्ट कर सकते हैं। देन हमें जितने भी जो यील्ड है जो हमारे इन्फेक्टेड ट्यूबर्स है उसकी वजह से हमारी यील्ड जो है वो लो हो रही है। तो हाई हिल्स में जनरली हम ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हेल्दी सीड का यूज़ करते थे, यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन जो एफिड्स की पॉपुलेशन है हाई हिल्स में कम होती है क्योंकि टेम्परेचर रिलेटिवली लो रहता है एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया। सो 5% जो एरिया है पोटैटो के अंडर वो केवल हिल्स में है और दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द सीड रिक्वायरमेंट फॉर द प्लेन एरिया। सो 1962 में
स्कॉटलैंड में जो कि कॉकरहैम जो कि इंडिया में आए थे और उन्होंने स्टडी किया था दैट हाउ टू इंक्रीज द पोटैटो यील्ड। तो उन्होंने जितना भी डाटा कलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू द एफिड पॉपुलेशन पर मंथ, तो सक्सेसफुल कल्टीवेशन सीड पोटैटो की कैसे प्लेन्स में अंडर लो और नो एफिड कंडीशन में पॉसिबल है उसे उन्होंने स्टडी किया। तो इसके लिए उन्होंने सीड प्लॉट टेक्निक को यूटिलाइज किया। सीड प्लॉट टेक्निक क्या है, यानी कि रेजिंग द हेल्दी सीड क्रॉप को रेज करना है ड्यूरिंग द लो एफिड पीरियड जो कि अवेलेबल रहता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो इस तरह से सीड प्लॉट टेक्निक को यूटिलाइज किया गया। तो इसके लिए हमें सीड प्लॉट टेक्निक में क्या करना पड़ता है कि जो प्लांटिंग है सीड ट्यूबर्स की वो हमें अक्टूबर 10 से पहले करनी पड़ेगी। और प्लांटिंग के लिए हमें जो सोइंग है वो क्लोजर स्पेसिंग यानी कि 45 बाय 15 सेंटीमीटर पे हम जितने भी स्मॉल साइज के ट्यूबर्स रहेंगे उन्हें प्लांट करेंगे। तो इसके लिए जब हम ट्यूबर्स को प्लांट करेंगे तो उसके बाद हम 2 तरह के इंस्पेक्शन करेंगे सो दैट कि हम जितने भी ऑफ टाइप के प्लांट्स हमें ग्रोइंग सीजन में दिख रहे हैं उन्हें हम पुल आउट करें या रोग आउट कर सकें। सेकेंडली, जितने भी डिजीज्ड प्लांट रहेंगे उन्हें भी हम रोग आउट करेंगे। देन वी कैन गो फॉर द ग्रैनुलर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो कि हम प्लांटिंग और अर्थिंग अप के टाइम यूज करेंगे। देन इरिगेशन को अवॉइड करेंगे जब ट्यूबराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी इन द मिडल ऑफ दिसंबर एंड लेटर वी कैन होल्ड इट कंप्लीटली। सो एट द एंड ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जितने भी हमारे हॉर्म्स रहेंगे उन्हें हम कट कर देंगे सो दैट वहाँ पर जो एफिड की पॉपुलेशन है वो ना हो। और अगर 20 एफिड्स पर 100 कंपाउंड लीव्स फॉर्म हो रहे हैं या वहाँ पर एफिड्स जो हैं इस पॉपुलेशन में आ रहे हैं तो उस तरह के ट्यूबर्स जो हैं अनफिट रहेंगे फॉर द मार्केट पर्पस एज वेल एज फॉर द सीड पर्पस। तो इस तरह से हमने हॉर्म्स की कटिंग करनी है। या फिर वी कैन ऑल्सो गो फॉर द हॉर्म स्प्रेइंग बाय 2% कॉपर सल्फेट के साथ भी हम कर सकते हैं। देन जितने भी हार्वेस्टेड ट्यूबर्स रहेंगे उन्हें मिड फरवरी और मिड फरवरी से लेके एंड फरवरी तक हम हार्वेस्ट कर देंगे। तो हॉट वेदर में अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं अलॉन्ग विद ग्रीन मैन्योरिंग तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वायरल डिजीज़ को प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम सीड प्लॉट टेक्निक का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन 2 से 3 साल में की जाए, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा एंड ट्यूबर्स को 3% बोरिक एसिड के साथ भी हमें डिप करना पड़ेगा फॉर लगभग 30 मिनट्स के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद भी और इवन बिफोर द स्टोरेज। तो इस टेक्निक की वजह से हम लार्ज रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं और एक हेल्दी सीड ले सकते हैं पोटैटो का इन आवर कंट्री। नेक्स्ट आता है ट्रू पोटैटो सीड। तो ट्रू पोटैटो सीड यानी कि एक बोटैनिकल सीड है जो कि सेक्सुअल वे ऑफ प्रोपगेशन से या सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है। तो ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है जिसमें बोटैनिकली जो हम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम ट्रू पोटैटो सीड कहेंगे। तो हिल्स में जो प्लेन एरिया है वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम रहती है कि एफिड की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है प्लेन एरिया में ड्यूरिंग द ऑटम मंथ्स एंड or in the January months. So we have to use such type of material जो कि डिजीज फ्री मटेरियल रहे। तो इसके लिए हम TPS का यूज़ करते हैं सीड मटेरियल जो कि जिसमें हम पोटैटो ट्यूबर्स को कल्टीवेट करेंगे लगभग 1.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया में अराउंड 33 मिलियन क्विंटल्स के रेट के अकॉर्डिंगली। तो क्वालिटी सीड की प्रोडक्शन की जाएगी, सर्टिफाइड सीड्स रहेगा जो कि एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। तो ट्रांसपोर्ट करना इस तरह के सीड का समवट डिफ़िकल्ट और कॉस्टली रहता है। हालांकि हमारा एक फूड मटेरियल भी है। तो ट्रू सीड को प्रोड्यूस करेंगे जो कि बोटैनिकल सीड रहेगा, वायरस फ्री सीड रहेगा और मैनी अदर डिजीजेस से भी फ्री रहेगा। तो इस तरह की सीड को प्रोड्यूस करना इन अ स्मॉल एरिया इज इजी टास्क एज वेल एज इसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रहती है वो भी कम रहेगी। तो किस मेथड से हम ट्रू पोटैटो सीड को जो है वो
यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीडलिंग को रेज करेंगे, देन वी विल गो फॉर द ट्रांसप्लांटिंग इन द मेन फील्ड। सेकेंडली हम सोइंग करेंगे सीड की नर्सरी में, देन हम छोटे छोटे स्मॉल साइज के ट्यूबर्स को ऑब्टेन करेंगे कल्टीवेशन के लिए नेक्स्ट सीजन के क्रॉप के लिए, और इस तरह के सीड्स को हम जनरली रेज्ड बेड पे ही सो करते हैं। अब क्या पोटैटो सीड के साथ, ट्रू पोटैटो सीड्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएट हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम है वेरी स्मॉल एंड वेरी वीक एज कम्पेयर टू टोमेटो एंड ब्रिंजल। सो बहुत ही स्मॉल और वीक सीड रहता है, नॉट ईजी टू ग्रो वेरी डीप, यानी कि बहुत इसे हम डीपली भी ग्रो नहीं कर सकते, और इसके लिए लो एप्लीकेशन चाहिए रहती है फर्टिलाइजर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशंस एज इट इज़ सो नियर टू द सरफेस। सो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशंस को अटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इस तरह के सीड्स को हम बहुत ही डीपली ग्रो नहीं करते। द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो एसोसिएट है वो है पुअर जर्मिनेशन और अनहेल्दी एंड वीक नर्सरी की सीडलिंग की फॉर्मेशन होती है पोटैटो में बाय सम ऑफ द फार्मर्स। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स को एनकरेज नहीं कर पा रही, एंथुजियास्ट नहीं कर पा रही फॉर अ लार्ज स्केल वेंचर के लिए या लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए। तो नेक्स्ट आती है आपकी रिफाइंड टेक्निक क्या है ट्रू पोटैटो सीड के लिए। तो सबसे पहले हम रिफाइंड टेक्निक में एक नर्सरी बेड को प्रिपेयर करेंगे जो इस साइज का रहेगा, एंड देन उसके ऊपर फाइन सॉइल FIM जो कि इक्वल प्रोपोर्शन में यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद द ब्रिक्स, एंड सरफेस में हम 4 से 5 सेंटीमीटर उस सरफेस को रेज करेंगे। उस सरफेस को इरिगेट किया जाएगा, प्रॉपर मॉइस्ट किया जाएगा, देन सोइंग की जाएगी सीड्स की ऑन दैट सरफेस ऑफ द ब्रिक्स, जिसके बाद सीड को फाइन और वेल डिकम्पोज्ड FIM के साथ मिक्स किया जाएगा ऑन द रेस्ड बेड्स, और उसकी जो जर्मिनेशन है वो देखी जा सकती है इवन आफ्टर द ब्रॉडकास्टिंग, जितने भी सीड कवर रहेंगे FIM के साथ। जनरली 3 से 4 स्मॉल सीड्स को हम इक्वल स्पेसिंग पे रखेंगे एट वन ब्रिक, जिसकी वजह से हम FIM से उसे कवर करेंगे और स्मॉल साइज के ट्यूबर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इरिगेशन लगभग हम हाफ लेवल ऑफ ब्रिक के लेवल तक इरिगेशन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफाइंड टेक्निक ऑफ ट्रू पोटैटो सीड प्लॉट टेक्निक, डिजीजेस, इंसेक्ट पेस्ट एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो। थैंक यू एवरीवन।